बस्तर में बीते 4 दशक से माओवाद का कब्जा है और इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार अलग तरीके से मेहनत कर रही है और जगह जगह जवानों की तैनाती कर रही है। इसके साथ ही माओवादियों के द्वारा भी अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज की जाती रही और दावे दोनों तरफ से किए जाते रहे। सरकार का कहना है कि माओवाद काफ़ी कमज़ोर पड़ा है और माओवादी जो हैं वो लगातार सरकार को समय समय पर अपनी चुनौती देते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास तिवारी और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे कि वाकई में माओवादी संगठन को कितना नुकसान हुआ है। दरअसल बीते दिनों 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच माओवादियों ने अपने कैलेंडर के अनुसार शहीदी सप्ताह मनाया और इस शहीदी सप्ताह में जब उन्होंने इसके समापन पर बीजापुर और सुकमा जिले के सीमा क्षेत्र में एक बहुत भव्य और बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बहुत ही बड़ी एक ऊंची स्मारक का निर्माण किया गया। बताया जा रहा है कि इस स्मारक के निर्माण में उन्हें 2 महीने का समय लगा और इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कर सरकार को एक चुनौती दे डाली और बताया कि माओवादी संगठन आज भी कमज़ोर नहीं पड़ा है और जिस तरह से सरकार दावे करती है लगातार मुठभेड़ करने के बाद कि लगातार बड़े कैडर समर्पण कर रहे हैं और बड़े कैडर मारे जा रहे हैं, जिसमें चाहे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की सफलता हो या कई और अलग अलग सफलताएं, और लगातार जो समर्पण के आंकड़े हैं जो सरकार के द्वारा सामने रखे जाते हैं, इन आंकड़ों को रखने के बाद सरकार कहती है कि माओवाद अब बहुत जल्द खत्म होने की कगार पर है और अब इनके साथ जुड़ने के लिए कोई भी युवा तैयार नहीं हो रहा है। वहीं माओवादी संगठन का ये मानना है कि वो जब चाहें जहां चाहें बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जिसका उदाहरण उन्होंने बीते दिनों शहीदी सप्ताह के समापन में करके दिखाया भी है। इस दौरान माओवादियों ने अपना 20 पन्ने का एक पत्र जारी किया है और ये पत्र उनके सेंट्रल कमेटी के द्वारा जारी किया है, जिसमें कई जानकारियां हैं उनके द्वारा। मुझे लगा कि इसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको बतानी चाहिए। दरअसल सरकार जो आंकड़े पेश करती है और संगठन को जो कमज़ोर बताने की कोशिश करती है, उसको लेकर भी उन्होंने इसमें अपना जिक्र किया है। यह जो 20 पन्ने का एक पत्र उन्होंने जारी किया है, यह केंद्रीय कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया है और इसका जो सबसे पहला पन्ना है उसमें उन्होंने लिखा है कि 28 जुलाई से 3 अगस्त 2022 तक शहीदी स्मृति सप्ताह का आयोजन। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रांति के पथ प्रदर्शक और महान शिक्षक व माओवादी पार्टी के संस्थापक कॉमरेड चारू मजूमदार की 50वीं सालगिरह और कॉमरेड कन्हई चटर्जी की 40वीं सालगिरह को क्रांतिकारी व जोश के साथ संकल्प साथ मनाने की इसमें उन्होंने जानकारी दी है। और साथ ही साथ ये 20 पन्ने का जो पत्र है, इस पत्र में उन्होंने एक बात का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में माओवादियों को और उनके संगठन को एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद इनके कुछ आंकड़े मैंने अलग से नोट कर लिए हैं, क्योंकि 20 पन्नों का ये जो पत्र है इसमें कई अलग अलग जानकारियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि माओवादी संगठन को वाकई में नुकसान हुआ कितना है, क्योंकि इसका खुलासा जब संगठन के लोगों ने और सेंट्रल कमेटी ने खुद इस पत्र के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल में उनके 124 साथी मारे गए और अलग अलग तरीके से मारे गए हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कमेटी के भी सदस्य मारे गए। सेंट्रल कमेटी के सदस्यों में उन्होंने जिक्र किया है तापस दा, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी सचिव थे, और चिंतन दा, अंबर दा, साथ ही साथ दीपक तेलतुमड़े, ये सभी सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। साथ ही साथ सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के जो सदस्य थे अक्की राजू हरिगोपाल, उनकी मौत भी बीते 1 साल में हुई है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सचिवालय के सदस्य रुपेश उर्फ विजय यादव, इनकी मौत भी हुई है। और वहीं DKSZC की सचिवालय नर्मदा, उनकी मौत भी बीते 1 साल के अंदर हुई है बीमारी से। इसके साथ ही उन्होंने अपने जानकारी में आंकड़े जो जारी किए हैं, जिसमें सेंट्रल रीजनल कमेटी के 2 सदस्य, सेंट्रल रीजनल कमेटी 2 के 4 सदस्य, बिहार झारखंड के 8, पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड के 13, दंडकारण्य के 69 और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के 3 और उड़ीसा के 1, साथ ही साथ MMC महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यह जो कॉरिडोर है माओवादियों का, वहाँ से 8 सदस्य मारे गए। तेलंगाना के 13 सदस्य, आंध्र प्रदेश के 2, और जिसमें महिला माओवादियों की संख्या उन्होंने 34 बताई। मतलब इनके जो
124 सदस्य मारे गए हैं बीते एक साल में। उसमें 34 महिला माओवादी भी मारी गई हैं, 9 डीवीसी मारे गए हैं और 32 एरिया कमेटी एसी और 32 पीएलजीए के सदस्य भी इनके एक साल में अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। 21 जन निर्माण नेता व कार्यकर्ता मारे गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 17 जो इनके साथी मारे गए हैं उनके विवरण अभी तक इन्हें प्राप्त नहीं है। अब ये जो मारे गए जो माओवादी हैं, इसमें 69 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही साथ 19 जो माओवादी हैं उन्हें झूठी मुठभेड़ों में मारा गया है, ऐसा आरोप माओवादियों ने अपने सेंट्रल कमेटी के अपने इस पत्र में लिखा है। साथ ही 27 माओवादियों के बीमारी से मारे जाने की जानकारी दी है और 3 माओवादी लीडर जो हैं उनके जेल अधिकारियों की लापरवाही और उनके साथियों का उचित समय पर इलाज ना करवाने की वजह से उनकी मौत की जानकारी माओवादियों ने अपने इस पत्र में दी है। मैं पत्र की कटिंग भी आपको स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसे मैं बता रहा हूं उसे आप पढ़ भी सकते हैं रोक कर। और 4 माओवादियों की दुर्घटना में मौत हुई है। साथ ही साथ 3 जो माओवादी सदस्य हैं उनके विवरण अभी तक इन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि माओवादी अलग अलग जो अपने अलग अलग सप्ताह मनाते हैं, उस सप्ताह के पीछे उनके रीज़न क्या होते हैं। तो माओवादियों के जो कैलेंडर होते हैं उनके हर सप्ताह और हर एक अलग अलग सप्ताह, जिसमें शहीदी सप्ताह या पीएलजीए सप्ताह या अलग अलग और भी सप्ताह होते हैं, उसके मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पत्र में जानकारी दी है और ये उनके इतिहास भी हैं कि क्यों वो शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से ही मनाते हैं, उसको लेकर उन्होंने इस पत्र में भी लिखा है कि 16 जुलाई 1972 को जो माओवादी संगठन के जो मुख्य सदस्य थे या कहा जा सकता है संस्थापकों में से एक थे चारू मजुमदार, जिन्हें माओवादी संगठन में सीएम के नाम से पुकारते थे, उनकी 50वीं सालगिरह थी। उनके जो 28 जुलाई सालगिरह लिखा है उन्होंने हालांकि अपने पत्र में। और उन्होंने बताया कि 16 जुलाई 1972 को पुलिस कोलकाता में एक घर में उनकी गिरफ्तारी की और 12 दिन के बाद उन्हें आदेश को लेकर पुलिस की हिरासत में ही उनकी दमा बीमारी के लिए मौत हो गई, दमा बीमारी की वजह से। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस दौरान उन्हें इलाज नहीं दिया गया, जिससे 28 जुलाई को उनकी मौत हुई, जिसे माओवादी संगठन हत्या मानती है। और वहीं उनके और शिक्षकों में से कॉमरेड के तौर पर जिन्हें वो संबोधित करते हैं, कन्हई चटर्जी, जिन्हें वो केसी भी कहते हैं, इनकी मौत 28 जुलाई 1982 को हुई थी। और यही वजह है कि 18 जुलाई और 28 जुलाई को कॉमरेड चारू मजुमदार और कन्हई चटर्जी जो हैं, इनकी मौत होने की वजह से 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक माओवादियों के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। और इस शहीदी सप्ताह के दौरान हमेशा माओवादी अपने मारे गए साथियों को अलग अलग स्मारकों में जाके याद किया करते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। इन्होंने अपने पत्र में उसकी पूरे विवरण दिए हैं और 20 पन्नों के पत्र है जिसमें और भी जानकारियाँ हैं। और सबसे खास बात यह है कि माओवादियों ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि बीते एक साल उनके लिए अच्छे नहीं बीते हैं। अच्छे इसलिए नहीं बीते हैं क्योंकि 124 साथी अगर उनके मारे गए, जिसमें बड़ी संख्या में सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो जैसे सदस्य हैं और साथ ही साथ पीएलजीए के सदस्य हैं 32, तो ये बड़ा आंकड़ा है जो कि संगठन के लिए नुकसानदायक है और जिसे उन्होंने खुद स्वीकार भी किया है। हालांकि सरकार जो आंकड़े पेश करती है वो आंकड़े तो इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन माओवादियों के द्वारा अगर स्वयं इस आंकड़ों को जारी किया गया है तो निश्चित ही तौर पर इसे तथ्यात्मक माना जाएगा। और उन्होंने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है कि सबकी मौत कैसे हुई, कहाँ हुई। जैसे अक्कीराजू हरगोपाल जो हैं, ये सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, जिनका नाम कॉमरेड रामकृष्णा भी कहा जाता है। इन्हें किडनी की बीमारी हो गई थी और किडनी फेल होने की वजह से 14 अक्टूबर 2021 को इनकी मौत हुई। साथ ही दीपक तेलतुंबड़े, जिन्हें मिलिंद तेलतुंबड़े भी कहा जाता है, 13 नवंबर 2021 को मर्दिन टोला पारेवा की जंगलों में, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमा क्षेत्र में इलाका आता है, वहाँ पे इसकी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 25 माओवादी मारे गए थे और आगे बढ़ के ये संख्या 26 हो गई थी, जिसमें दीपक तेलतुंबड़े की भी मौत हुई थी। दीपक तेलतुंबड़े के ऊपर एमएमसी मतलब कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ कॉरिडोर की जिम्मेदारी थी और एक बड़े लीडर भी थे वो माओवादी संगठन के, जो कि इस मुठभेड़ में मारे गए थे। इसके साथ ही डीकेएसजेडसी के सचिवालय सदस्य कॉमरेड
नर्मदा का नाम इन्होंने जिक्र किया है, जिसको उप्पुगंटी निर्मला भी कहते हैं। उन्हें भी कैंसर की बीमारी हो गई थी और मुंबई जेल अस्पताल में उनकी मौत हुई थी और उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया माओवादियों ने कि उन्हें भी उचित इलाज नहीं दिया गया, जिस वजह से उनकी मौत हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग तरह के जानकारियाँ इस 20 पन्ने में दी हैं और साथ ही साथ इसके साथ ही जो बीते दिनों उन्होंने शहीदी सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें जो भीड़ माओवादियों की दिखी, जिस तरह से उन्होंने पूरी बेबाकी से कैमरे को फेस किया। हालांकि उन्होंने किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जिस बेबाकी से उन्होंने कैमरे से के सामने भी अपने कार्यक्रम को आयोजित किया और इस दौरान उनके जो बड़े लीडर हैं वो भी कैमरे के सामने कई बार नजर आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी संगठन इसे एक बार फिर से सरकार को चुनौती देते हुए ये बताना चाहता है कि उनके 124 साथी जरूर एक साल में मारे गए हैं, लेकिन संगठन की इच्छा शक्ति कमज़ोर नहीं हुई है और यही वजह है कि वो छत्तीसगढ़ और के उन इलाकों में, जिसमें 2 जिला का सीमावर्ती इलाका आता है, जिन इलाकों में नए नए कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं। बस्तराजी सुंदरराज पी ने भी इस बात का दावा किया कि उन इलाकों में कई नए सुरक्षा बल के कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे संगठन के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संगठन अब कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। लेकिन माओवादियों ने उसी इलाके को चुन के उसके बीच में इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करके अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया है। तो माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है बीते एक साल में, जिसकी स्वीकृति माओवादियों ने दी है। उन्होंने खुद ये आंकड़े जारी किए हैं, 20 पन्नों का पत्र जारी किया है। इस पत्र के जरिए उन्होंने अपनी अलग अलग और भी बातें रखी हैं। उस पत्र में और भी कोई दूसरी जानकारी होगी, वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर आप तक जरूर सामने लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत थी कि माओवादियों को वाकई में नुकसान कितना हुआ है। अगर आपको लगे कि माओवादी संगठन से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी है और महत्वपूर्ण जानकारी है और इसे साझा करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिचितों से भी जिक्र करें कि बस्तर टॉकीज़ में बस्तर को लेकर तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, तो वो भी इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।